आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 23 के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 22, जिसके अंदर फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 23, जिसके अंदर फिजिक्स के ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यानी जो ये आगे 2-4 मॉडल टेस्ट आएंगे जिसके अंदर फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं आपको ये करवाऊँगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त कर सकें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं शुरू करता हूँ हमारे मॉडल सेट। तो हमारा देखिए पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न देखिए, ताप बढ़ने पर गैस की संयंत्रता, यानी जब ताप बढ़ता है तो गैस होती है, उसकी संयंत्रता बतानी क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। क्या होती है ये भाई, जो ताप बढ़ता है ना, वैसे वैसे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वे एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं। जो टकराने लग जाते हैं उसकी संयंत्रता होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये आप ध्यान रखना। जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो गैस की संयंत्रता है वो भी बढ़ जाएगी। ताप घटेगा तो उसकी भी संयंत्रता घट जाएगी भाई। दोनों आपस में चलते हैं, घटेगी। ताप बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, ताप घटेगा तो ये भी घटेगी। अगला प्रश्न देखिए। जितने प्रश्न है भाई फिजिक्स के, जितने प्रश्न है हमारे। अगला प्रश्न देखिए, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना। जब आंधी आती है तो भाई छप्पर उड़ता है। छप्पर क्या होता है? ये जो क्या होते हैं, जो ये गांव में होते हैं, यहाँ पर कोई जो जिनके घर नहीं होते ना, वे छप्पर लगा लेते हैं। छप्पर का उड़ना, जब आंधी आती है ना तो वो अपने साथ ही इन छप्परों को उड़ा ले जाती हैं। तो ये कहा गया जो छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? ये है बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित क्या है? जब आंधी आएगी भाई छप्पर का उड़ना, आंधी आएगी छप्पर का उड़ना है। ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है भाई। क्या है? बर्नौली के। अगला प्रश्न देखिए, यंग प्रत्यक्षता, यंग प्रत्यक्षता गुणांक का SI मात्रक, यानी ये कहा गया जो यंग प्रत्यक्षता होती है उसका SI मात्रक बताना भाई। SI मात्रक क्या होता है? तो ये यंग प्रत्यक्षता होती है वो किस में मापी जाती है? ये भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भाई जो ये डंडा होता है ना, ये यहाँ पर ये डंडा है, तो इसका मतलब मीटर है, ये इसके बटे में है, इसके नीचे आएगा भाई। इसका मतलब ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी SI मात्रक होती है यंग प्रत्यक्षता की। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न यही आ गया, क्या है? यंग प्रत्यक्षता, यंग प्रत्यक्षता का यंग प्रत्यक्षता का गुणांक का विमा होता है। विमा क्या होता है? यानी ये एक तो ये मापा जाता है यार, तो कोई तो कुछ तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर में, ये तो इसकी SI मात्रक होगी। तो इसकी विमा मात्रक क्या होती है? इसकी होती है ML1 और T2। ये इसकी भाई विमांग मात्रक होती है यंग प्रत्यक्षता की। किसकी होती है? यंग प्रत्यक्षता की। एक तो SI यूनिट होती है, एक CGS यूनिट होती है। ये भाई CGS यूनिट है। मीटर, M से तो होता है मीटर, L से लेंथ, T से टाइम, इसकी ये यूनिट होती है CGS। क्या होती है? M का मतलब तो होता है भाई मीटर, कितनी लंबाई है। L का मतलब होता है लेंथ, और T का मतलब होता है टाइम, कितना टाइम है। तो ये होती है भाई। अगला प्रश्न देखिए, झूलते कोई भी व्यक्ति झूला झूलता, तो ये बताना है झूला झूलते कोई
व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका अपवर्तन काल। कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है ना, तो वो भाई खड़ा हो जाएगा उस झूले पर। तो उस झूले पर खड़ा हो जाएगा तो वो जो ऐसे ऐसे वो तैरता है ना झूला, तो ये बताना भाई उसका अपवर्तन काल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो भाई घट जाएगा। और झूल रहा है, कोई भी व्यक्ति झूले पर झूल रहा है तो उस झूले पर वो खड़ा होगा तो वो उसकी झूलने की वह लिमिट है ना, वो कम हो जाएगी भाई। वो थोड़ा झूला ही झूल पाएगा, क्योंकि वो जो ऐसे झूलते हैं ना तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा ऐसे। अगला प्रश्न देखिए, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर कई झूले के यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो अपवर्तन का, यानी एक व्यक्ति बैठा झूले पर है, उस झूले पर एक व्यक्ति बैठा है वो झूल रहा है, और उसी झूले पर एक और व्यक्ति आकर बैठ जाएगा तो उसका अपवर्तन काल क्या होगा, ये बताना भाई। तो इसका क्या होगा, अपवर्तन रहेगा। आवर्तन काल क्या आएगा, अपरिवर्तन रहेगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो भी झूला झूल रहा है उस पर एक व्यक्ति बैठा, उस पर दूसरा व्यक्ति आके बैठ जाएगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तन रहेगा, यानी उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में जो ध्वनि तरंग होती है तो क्या होती है, अनुदैर्घ्य। वायु में ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है भाई। आपस में टकराती नहीं है, अनुदैर्घ्य रहती है। वायु में जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, उसकी जो तरंगे होती है, साउंड हमेशा तरंगों के द्वारा चलती है, तो क्या होगी, अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होगा, यानी मैंने आपको बताया था ध्वनि साउंड सबसे अधिक किसके अंदर ट्रैवल करती है, सबसे तेज, इस्पात में, यानी ठोस। जो भी इस्पात होता है, ठोस होता है, उसके अंदर ध्वनि अच्छी तरह से ट्रैवल कर सकती है, ध्वनि इस्पात यानी ठोस के अंदर। और स्टील इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। स्टील के अंदर ध्वनि अच्छी तरह से संवेग सबसे अधिक होता है, यानी स्पीड। अगला है, परव सरव तरंगे की आवृत्ति होती है, परव सरव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। हम मनुष्य हैं वे 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, और जो चमगादड़ होते हैं वे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा तक सुन सकते हैं। सबसे इसमें कहा गया परव सरव तरंगे की आवृत्ति बूझिए कितनी होती है, तो 20,000 से अधिक होती है। इससे अधिक हम नहीं सुन सकते, इससे अधिक चमगादड़ सुन सकते हैं 20,000 से ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, अवसरव, ये आ गया, अवसरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, यानी अवसरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 हर्ट्ज से कम, ज़्यादा नहीं कम, यानी 20 हर्ट्ज से कम हम कोई भी आवाज़ सुन नहीं सकते। इस आवाज़ को चमगादड़ ही सुन सकते हैं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी यानी ऐसे वे होते हैं, सिस्टम होता है खुद के अंदर, हम ऐसी इतने विकसित नहीं हुए हैं कि हम इस आवाज़ को सुन सके, सिर्फ चमगादड़ ही सुन सकते हैं। तो अवसरव तरंगे कितनी होती है, वे होती है 20 हर्ट्ज से कम। अगला है, स्पष्ट प्रतिध्वनि, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोतों के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी ये वो जगह है जो स्पष्ट ध्वनि होती है, उसे सुनने के लिए हमें कितनी दूरी तक हम अच्छी तरह से सुन सकते, किसी ध्वनि को अच्छी तरह से सुन सकते। जैसे यहाँ से ध्वनि निकल रही है तो कितनी दूरी तक हम अच्छी तरह से सुन सकते हैं, 17 किलोमीटर तक भाई ना, 17 मीटर तक,
किलोमीटर नहीं 17 मीटर तक हम अच्छी तरह से सुन सकते हैं किसी आवाज़ को। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। ध्वनि होती है तो वो मैंने कहा था सबसे अधिक तो किस में होती है? ध्वनि सबसे अधिक स्पीड में किस में चलती है? स्टील में। ध्वनि सबसे अधिक स्पीड में किस में चलती है? स्टील में। और सबसे कम स्पीड में स्टील क्या होता है? इस्पात, सॉलिड होता है। तो सबसे कम वेग किस में होगा भाई? गैस में। गैस में भाई ध्वनि का वेग सबसे कम होगा, यानी स्पीड भी सबसे कम होगी। किस में? गैस के अंदर। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से, यानी वायु में कोई ध्वनि यानी साउंड है, वो वायु में ट्रैवल कर रही है, वैसे ही तापमान घटेगा। वायु का तापमान वातावरण में ही तो वायु होती है, तो वातावरण का तापमान घटेगा तो भाई वायु उस ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता भाई। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से तो ध्वनि भी घटेगी भाई। तापमान घटेगा तो वायु में ध्वनि की स्पीड है या वेग है वो भी घटेगा भाई, ध्वनि कम हो जाएगी। एक तो ज़्यादा सुनाई दे, एक कम, तो ध्वनि कम सुनाई देगी। ज़्यादा तापमान के घटने से, बढ़ने से नहीं घटने से, तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग भी घटेगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, 1 किलो कैलोरी ऊषा का मान। 1 किलो कैलोरी होती है भाई, जो वो होती है एनर्जी होती है, वो कैलोरी जूल में मापी जाती है। तो ये कहा गया 1 किलो कैलोरी ऊषा का मान कितना होगा? ये भाई मान होगा, इसकी मतलब पावर होती है तो कितनी होती है? 4.2 गुणा 10 की पावर 2 जूल। जो भाई ऊषा होती है वो भाई जूल में मापी जाती है, जूल में। तो 1 किलो कैलोरी का जो 1 किलो कैलोरी ऊषा है उसका मान पूछ जगह कितना होता है भाई? 4.2 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर 2 यानी 100। एक और जीरो आएगी इसके पीछे 2, तो ये होता है भाई इसकी पावर, तो जूल में मापी जाती है। अगला देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान, यानी जो मानव होता है उसका सामान्य तापमान कितना रहता है? सामान्य तापमान वो जगह है मानव शरीर का कितना रहता है? मानव शरीर का रहता है भाई 37 डिग्री तो सेल्सियस में तो 37, या फ़ारेनहाइट में होता है भाई 98.6 फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? कोई भी कमरा भाई उसका सामान्य तापमान कितना होता है ये बताना है। ये बहुत भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रिपीट होंगे किसी ना किसी पेपर में, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें भाई, और लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो प्रश्न देखिए, कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 27 तो डिग्री सेल्सियस के अंदर तो 27 होगा, और फ़ारेनहाइट के अंदर 80.6 होगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्ट ऊषा का एसआई मात्रक। विशिष्ट ऊषा का एसआई मात्रक, जो विशिष्ट ऊषा होती है भाई उसे मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? किस में मापी जाती है? जूल, किलोग्राम, केल्विन। जूल, किलोग्राम, केल्विन, यानी जूल के बटे में किलोग्राम और इसके बटे में केल्विन, ऐसे है भाई। अगला प्रश्न देखिए, ये अगला प्रश्न आ गया हमारा। अगला प्रश्न क्या है? गुप्त ऊषा का एसआई मात्रक है, यानी जो गुप्त ऊषा होती है उसका एसआई मात्रक बुझेगा क्या होता है भाई? किस में गुप्त ऊषा, जो गुप्त ऊषा होती है वो किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है भाई? वो जूल किलोग्राम में मापी जाती है गुप्त ऊषा। गुप्त ऊषा की एसआई मात्रक क्या होती है? जूल किलोग्राम। किलोग्राम भाई ये बटे में है,
बटे में है किलोग्राम जूल के। अगला प्रश्न देखिए, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, यानी ये वो जगह है जो केल्विन होता है, केल्विन में बताना भाई बर्फ कितने तापमान पर पिघलना शुरू हो जाएगी केल्विन के अंदर। एक तो होता है सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। तो एक केल्विन के अंदर बताना भाई बर्फ का गलनांक होता है किस टेम्परेचर पर होता है। ये होता है भाई 273 केल्विन पर। 273 केल्विन पर भाई बर्फ का गलनांक शुरू हो जाता है। बर्फ का गलनांक शुरू हो जाता है 273 केल्विन पर। कितने पर? 273 केल्विन पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, झरने में जब क्या है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, यानी ये वो जगह है जब कोई झरना है भाई, उस झरने से जब पानी नीचे गिरेगा तो ये बताना उसका ताप पर क्या असर पड़ेगा, यानी उसका तापमान बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, उतना ही रहेगा, ये बताना है। उसका क्या होगा भाई तापमान, उसका तापमान बढ़ जाएगा भाई। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरेगी तो भाई ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचेगी तो तापमान उसका बढ़ जाएगा हमेशा, ये आप ध्यान रखना। तो झरने से पानी जब नीचे की ओर गिरता है तो भाई उसका तापमान बढ़ जाता है। पानी गर्म नहीं होता परंतु उसका तापमान बढ़ जाता है, पानी का क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला हमारा लास्ट प्रश्न ये इस वीडियो का। अगला प्रश्न क्या हमारा, देखिए, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान होता है, यानी ये बताना भाई ताप का जो सेल्सियस पैमाना होता है उस पर परम शून्य तापमान कौन सा होता है। परम शून्य तापमान बताना भाई कितना होता है, कितना होता है भाई, कितना होता है, 273 -273 भाई, माइनस, ये ध्यान रखना, -273 केल्विन पर कैल्शियम ना सेल्सियस, जो सेल्सियस होता है उस पर परम शून्य तापमान कितना होता है भाई, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान -273 केल्विन पर परम शून्य तापमान होता है भाई। तो हमारी ये इस वीडियो के कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, जो भी बच्चा किसी न किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो से उसे कुछ ना कुछ मदद तो मिले। तो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।